अपना मास्क आप हटा के पॉकेट में आप रख सकते हैं। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर मैंने बस 2015 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन 2015 में किया, अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बस 2017 से इंडियन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत सेंट्रल रेलवे नागपुर। अच्छा अच्छा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। जी क्या आपका वर्क नेचर क्या है? सर इसमें रेलवे के जो भी ट्रैक हैं या बिल्डिंग्स हैं उससे संबंधित सारे कार्य होते हैं, जैसे कि लीज का निर्माण करना, ट्रांसफर करवाना, ट्रैक की लीजिंग करवाना और स्टेशन बिल्डिंग का मेंटेनेंस और नया स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण करना। अच्छा, आपका क्या रोल होता है उसमें? सर इसमें कंप्लीट वर्क है, उसमें टीम वर्क के तौर पर होता है। उसमें मैं एक हिस्सा हूँ, मैंने एक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो जो बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स बनाना, उनके एस्टिमेशन करना, उनका एग्जीक्यूशन करवाना, इसके अलावा सर जो अगर रेलवे ट्रैक बन रही है तो उसके संबंधित जो पुलिया का निर्माण करना, उसका सुपरविजन करना, इनकी कंप्लीट वर्क का सर सुपरविजन करना। तो ट्रैक जब बनता है, बिछाया जाता है, तो उसके पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सर अगर कहीं नया कोई ट्रैक बन रहा है तो उसके दो पहलू हैं सर। एक तो इसमें इकोनॉमिकल पहलू देखा जाता है कि उस रूट पर जो रूट डिसाइड हो रहा है वो इकोनॉमिकली कैसा है। इसके लिए सर जो दो सिटी के बीच को कनेक्ट करना होता है, यहाँ देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन क्या है, वहाँ किस तरीके की इंडस्ट्री है। इसके अलावा सर अगर कोई पर्यटक स्थल है आसपास में एरिया को भी कवर किया जाता है। साथ ही सर दूसरा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह देखा जाता है कि उनकी टोपोग्राफी किस प्रकार की है, कौन सा शॉर्टेज रूट होगा, जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट सेक्शन होगा, इसके लिए सर स्ट्रेट पोर्सन निकाल किया जाता है, या अगर कोई रिवर आ रहा है या कोई माउंटेन आ रहा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। कुछ रॉक्स के नेचर को भी देखा जाता होगा कि पृथ्वी के अंदर जो सरफेस हमारा है उसके अंदर कैसे चट्टानें हैं, सब भी देखा जाता है। सिंपली सर अगर कहीं भी हार्ड रॉक है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस जगह पे पुलिया बनाने में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रोजेक्ट 2 साल में तैयार हो जाने चाहिए उसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल भी लग जाता है। उसमें आप लोग किस प्रकार से उसको हैंडल करते हैं? सर ये विलम्ब होने का कई कारण है सर। कई बार वित्तीय समस्याएं होती हैं, सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट तो सैंक्शन हो जाता है तो प्रतिवर्ष जितना अमाउंट सैंक्शन होना चाहिए, मिलना चाहिए विभाग को, वो नहीं मिल पाता है। इसमें सर इसके अलावा सर भूमि संपादन की भी समस्या होती है, यह काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो मुख्य रूप से भूमि संपादन सर वित्तीय समस्या है। और भूमि संपादन क्या है? सर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सर लैंड की जरूरत होती है, इसके लिए लैंड एक्वायर करना पड़ता है। तो लैंड एक्वायर करने के लिए हम लोग प्रस्ताव जो है राज्य सरकार के पास जमा करते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन होती है सर। इसके हिसाब से सहमति लेना तो पेमेंट रेलवे करती होगी ना? जी सर। तो इतना अच्छा आपका जॉब है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपका, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, तो फिर आप इस तरफ क्यों आना चाहते हैं? क्या दिया है आपने प्रथम बोलिए था? बिहार प्रशासनिक सेवा सर। बिहार प्रशासनिक सेवा, क्यों आना चाहते हैं आप प्रशासनिक सेवा में? सर निश्चित तौर पर मेरा जो जॉब है वो काफ़ी अच्छा और मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ सर। लेकिन मेरा बचपन से थोड़ा इसमें लगाव था सर, बिहार प्रशासनिक सेवा में आने का। जब इंजीनियरिंग मैं कर रहा था इसमें मेरे बड़े भाई का चयन इसमें हुआ था और उनको कार्य की पद्धति देख करके मुझे भी इसके प्रति और लग जाएगी। इसके अलावा सर इसमें तुलनात्मक रूप से प्रतिष्ठित जॉब है सर, अच्छी सैलरी है और यहाँ आकर सर जॉब करते हुए अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ। अच्छा, और आप अभी जो आपकी सर्विस है उसमें कौन सा लेवल है वो? सर वो लेवल 7 कर रहा है। इसलिए भी आप चाह रहे हो कि इसमें आए लेवल 9 का पढ़े। अच्छा, आप प्रशासनिक सेवा में जो आपका चयन होता है, हेलो, तो वहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, रेलवे से रिलेटेड होंगे, रोडवे से रिलेटेड होंगे, है ना? सपोज कीजिए कि आप DLAO के रूप में आप काम कर रहे हैं। DLAO समझते हैं? सर इसकी तकनीकी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट है रेलवे का या NHAI का भी हो सकता है, आपकी क्या भूमिका होगी? आप किस प्रकार वहाँ के काम को करेंगे? सर मैंने रेलवे में रहते हुए भी भू संपादन के कार्य को देखा है, तो उस प्रकार से जहाँ वहाँ पे लेवल करके पोस्ट होते हैं लैंड एक्विजिशन ऑफिसर करके, तो एक जिला स्तर पे वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं और अनुमंडल में संबंधित अनुमंडल में जो भी SDO है उनके अंदर में भू संपादन की प्रक्रिया होती है। तो इसके तहत सर भू संपादन से संबंधित हमारे पास प्रस्ताव आता है
तो उसके आगे की प्रक्रिया के लिए जैसे कि रेगुलर नोटिफिकेशन जारी होता है, वो कार्रवाई करवाना, लैंड का मेजरमेंट करने के लिए संबंधित भूमि अभिलेख विभाग के पास भेजना। उसके अलावा सर किसानों से सहमति प्राप्त करने के लिए जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पटवारी हो गए, इनके सहयोग से संबंधित विभाग के अधिकारियों के सहयोग से इनकी सहमति प्राप्त करना और जितनी भी भू संपादन की आगे प्रक्रिया है उसको संपन्न करना। ये प्रशासन के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ आपको है समझ में आ रहा है कि बिहार में प्रशासन को चलाना जो गरीब राज्य है, शिक्षा की कमी है, यहाँ पर साक्षरता दर कम है, ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएंगे अपने एरिया में? अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्ति होती है तो मैं अपने जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी उनसे हमेशा एक फ्रेंडली बिहेवियर रखूँगा और उनसे हमेशा बातचीत करता रहूँगा कि जो भी योजनाएं सरकार की है वह किस स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए सर मैं साप्ताहिक रूप से उनकी एक मीटिंग लूँगा और उनके जो भी प्रोग्रेस हो रहा है या जहाँ कहीं भी समस्याएं आ रही है योजनाओं के क्रियान्वयन में उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जनता से भी मिले, जनता दरबार वगैरह लगाना होता है, सभी क्या करेंगे आप? जी सर, मैं इस प्रकार से एक साप्ताहिक रूप से एक समय निर्धारित करूँगा, लंच के बाद का टाइम हो या फिर उससे पहले का टाइम हो, जिसमें कि आम जन की समस्याएं सुनूंगा कि उनकी क्या समस्या है। बिहार प्रशासनिक सेवा में सचिवालय स्तर पे क्या हायरार्की है, जरा बताइए। सर इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जिला स्तर पे हायरार्की के बारे में जानकारी है? तो आपने LFW रखा है ऑप्शनल के रूप में, जी सर। इंजीनियरिंग करके आप LFW का सिलेक्शन किया, आप इंजीनियरिंग विषय भी रख सकते थे। जी सर, कर सकता हूँ। LFW क्यों रखा आपने? सर इंजीनियरिंग का जॉब करते समय सर मेरे पास अध्ययन के लिए काफ़ी कम समय होता है और जब मैं सिलेबस को देखा तो इंजीनियरिंग का सिलेबस काफ़ी फास्ट हो जा रहा था, जबकि LFW का सिलेबस काफ़ी संक्षिप्त था और मुझे स्कोरिंग लगा। साथ ही सर इस विषय में मेरे चूँकि मेरे भैया पहले से इसमें प्रशासनिक सेवा में आए थे तो उनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इस वजह से मैंने LFW का चयन किया। तो ILO का नाम आपने सुना? जी सर। क्या है ILO? सर ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई। यह सर इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन पर विचार करना और अपने अभिसमय और सिफारिशों के माध्यम से पूरे विश्व में श्रम कानूनों में एकरूपता लाना। इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं? जी सर, इसके 8 सिद्धांत हैं जो मेरे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। चाइल्ड वेलफेयर किसे कहते हैं? बाल कल्याण सर, ये चाइल्ड वेलफेयर मतलब कि बालकों से संबंधित वैसी योजना है जिससे कि उनके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सर उसके लिए जो कार्य किए जा सकते हैं उसको। चाइल्ड वेलफेयर सर्वांगीण विकास, उस विकास में कुछ बातें हैं तो उन बातों को बताइए। जैसे कि उनको उचित पोषण मिल सके सर, जैसे उनकी शारीरिक वृद्धि ढंग से हो सके, उनको खेलने के लिए, शिक्षा के लिए योजनाओं के माध्यम से उनको पोषित किया जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, जी सर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आज बिहार में प्रोहिबिशन लागू हुए कितने वर्ष हुए? मद्यपान निषेध सर, मद्यपान निषेध प्रारंभिक तौर पर 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था, जिसमें कि देसी और मसालेदार शराब पर बैन लगाया था, जिसके बाद सर 4 अप्रैल 2016 को पूर्णतः शराबबंदी की घोषणा कर दी गई। लगभग 4 साल इसके हो चुके हैं। क्या है प्रोहिबिशन के अंतर्गत नियम कानून बताइए, पता है? सर इसके तहत बिहार राज्य में किसी भी प्रकार से शराब का उत्पादन, सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित व्यापार में। तो मद्यपान निषेध क्या बिहार में सफल रहा? निश्चित रूप से इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये सफल रहा। हालांकि कुछ घटनाएं इस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से देखी जाती है कि कहीं पर शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इसे सफल मानता हूँ।
वुमेन वेलफेयर कैसे होगा? कहा जाए कि महिलाओं को विकास करना है, उसका कल्याण करना है, तो क्या कार्य करने होंगे? सर इसके लिए 2-3 बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा सर। इसमें कि महिला का शिक्षा महिला शिक्षा सकता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा, जिससे कि समाज में या फिर महिलाओं की शक्ति बढ़े। सरकार के द्वारा इसके लिए सरकार भी काफ़ी अच्छा किया गया है, जैसे कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा सर पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण, जीविका के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। कुछ सकारात्मक परिणाम बताइए। इसके लिए सर महिलाओं का जब से इसमें आरक्षण मिला है तो पंचायती राज व्यवस्था में आने से महिला से संबंधित जो भी समस्या है उसको ध्यान से एड्रेस किया जा रहा है। घरेलू हिंसा में कमी आई है सर। डाटा है आपके पास? औद्योगिक विवाद, कोई विवाद औद्योगिक विवाद कब कहलाता है? जब किसी उद्योग के श्रमिक जो है अपनी मांगों के लेकर के नियोजक के साथ वार्ता करते हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाए और वो उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं, तो इस प्रकार से सर औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा सर नियोजक के बीच में भी औद्योगिक विवाद हो सकता है। अगर 2 नियोजक हैं वो कार्य की शर्तों के हिसाब से सहमत नहीं होते हैं। यूनियन प्रस्तुत करता है जिस विवाद को स्ट्राइक कैसे करते हैं? किसी नियोजित उद्योग में किसी व्यक्तियों के निकाय के द्वारा सामूहिक रूप से काम को बंद कर देना या नियोजित या नियोजन में लगे व्यक्तियों द्वारा किसी काम को करते रहने। सर इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के धारा 2 के तहत जैसा परिभाषित किया गया उसके हिसाब से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से मिल करके काम बंद कर देना या नियोजन में लगे व्यक्तियों द्वारा कार्य को करते रहने से या नियोजन को स्वीकार करने से इनकार करना पड़ता है। मिलकर एक मत होकर शामिल जो वर्ड बोले, एक मत होना जरूरी है। जी तो एक मत होकर सब पार्टी कर बातें ठीक। ले ऑफ किसे करते? सर ले ऑफ का ये कामबंदी से संबंधित है। इसमें सर जब किसी उद्योग में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जैसे सर जब किसी उद्योग में कोयला, बिजली, कच्चे माल की कमी या यंत्र का भंग हो जाना या किसी डिजास्टर की स्थिति में या किसी अन्य कारणवश कोई ऐसा नियोजक मालिक कार्य लेना चाहता हूँ, कोई ऐसा नियोजक जो उसमें नियोजित व्यक्तियों को कार्य देने में असमर्थ हो जाता हो, जो कि उस उद्योग के मास्टर रोल में दर्ज और इसकी छटनी नहीं की होगी, तो ऐसी स्थिति को कामबंदी करना। कैग के बारे में कुछ बताइएगा। कैग क्या है भारत में? कैग ये जो है भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सभी योजनाओं के द्वारा जो खर्च किया जाता है, खर्च वगैरह उनका लेखा कैग के द्वारा किया जाता है। कौन है अभी कैग? अभी कैग का रिपोर्ट चर्चा में रहा था, जो थोड़ा सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा था। इस मुद्दे को लेकर क्या पढ़े उसके बारे में क्या? अच्छा, ये CA, NRC और NPR तीनों क्या है? सर CA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें सर भारत सरकार के द्वारा यह अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के 5 धर्म के लोग हैं, 5 धर्म यानी कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हिंदू और मुस्लिम, इनको जो प्रताड़ित लोग हैं पड़ोसी देशों में उनको नागरिकता देने की बात की गई है। CA हुआ सर, NRC हुआ सर, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारत के निवासियों का एक रजिस्टर जो किया जा सकता है ये भारत के निवासी हैं। NPR सर ये पॉपुलेशन से संबंधित भारत के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो भारत की पॉपुलेशन से संबंधित इंडिकेट है। अच्छा, तो जो CA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसकी आप बात कर रहे थे,
जिसमें आप 5 धर्मों का नाम ले रहे थे, आप श्योर है कि उसमें 5 ही धर्म के लोग हैं? जी सर। जहाँ तक हमारी जानकारी सर इसमें 6 लोग हैं, 6 माइनॉरिटीज रखा गया है उसमें। सर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, और इसके अलावा सर बौद्ध है, जैन है और पारसी। ठीक है। तो ये तो सिटीजनशिप देने का कानून है, नागरिकता देने की बात है ना इसमें। जी सर। तो इसको लेकर कितना विवाद क्यों था? कुछ लोगों को डर क्यों है कि हमारी नागरिकता छीन जाएगी? इस वजह से हंगामे भी हो रहे थे देश में। स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि नागरिकता लेने का प्रावधान है, और इसको समाज के कुछ लोगों में इस तरीके का भ्रम है कि इसके द्वारा जो नागरिकता छीनी जाए। ये क्यों भ्रम क्यों है, क्या कारण है? सर मुझे लगता है कि चूंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह लगता है कि हमारा इससे नागरिकता छीन जाए। मुझे आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल करने की कोई आवश्यकता है इस एक्ट में? जिस बेस पे ये एक्ट बना है, उस बेस में क्या मुस्लिम समुदाय को रहना चाहिए इस एक्ट में? क्योंकि इन सब देशों में जिनकी चर्चा की गई है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें बहुसंख्यक में मुस्लिम लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल करना चाहिए। तो ये विरोध तो निराधार है। उनका विरोध उचित है सर, वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका विरोध करने का। तो आधार आवश्यकता है सर, सरकार को उनको अच्छे से एड्रेस करना चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि यह आपके नागरिकता इस तरह से छीन नहीं है। उसी में सर कुछ लोग एनआरसी को जोड़ रहे थे उससे, तो बोल रहे थे कि केवल सीए को देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम सीए को एनआरसी के साथ जब जोड़ के देखते हैं, सरकार एनआरसी कराएगी और वहाँ पे किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस तरह का कुछ विवाद चल रहा था। इस तरह का विवाद था कि एनआरसी में जहाँ पर कि उनको अपनी नागरिकता साबित करनी थी कि हाँ हम लोग इस देश के निवासी हैं। निश्चित रूप से अगर दोनों को देखते हैं तो थोड़ा एक शंका पैदा होती है, लेकिन सरकार ने इस बारे में सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि इसमें से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या है? सर आर्टिकल 13 में सर राज्य की परिभाषा दी गई है। श्योर है आप? आर्टिकल 13 में सर ये मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण से संबंधित है। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 दोनों में कोई रिलेशन है क्या? आर्टिकल 368 तो संशोधन से संबंधित है सर, इसके बारे में विशेष जानकारी। अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया क्या है? सर संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा सर विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से। ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन किस प्रकार के संशोधन के लिए आवश्यक है? सर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी संशोधन किए जाते हैं, तो इसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या है? सर अनुपातिक शब्द का जो यूज होता है वह मतों के निर्धारण से संबंधित है। किसी विधायकों के जैसे किसी विधान मंडल है उनके सदस्यों का कितना मत होगा, इसके लिए सर उस राज्य की संपूर्ण जनसंख्या में उसके निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को भाग दिया जाता है और उसके बाद पुनः 1000 से भाग देने पर जो मत प्राप्त होता है तो एक संसद एक सदस्य के मत का मूल्य निकलता है। ये सर अनुपातिक पद्धति का लाया। और एकल संक्रमणीय का मतलब यह है सर कि जब उसमें वोटिंग होता है तो प्रत्येक सदस्य को एक वरीयता क्रम में उम्मीदवारों का मत देना होता है। पहले चरण के मतदान के बाद में अगर आधे से अधिक वोट यानी 50% से प्लस किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता है तो जो उम्मीदवार अंतिम स्थान प्राप्त किया है उसको हटा दिया जाता है और उसमें दूसरे क्रम पर दिए गए मतों को पहले वाले उम्मीदवारों के पास में एक उनको प्रथम वरीयता मान लिया जाता है। तो ये सर पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति। अच्छा, अभी तक भारत के कोई ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो प्रथम वरीयता वोट के काउंटिंग से नहीं जीत पाए हैं चुनाव? सर इसमें वीवी गिरी साहब। और निर्विरोध कौन चुन लिए गए थे? सर इसमें नीरम संजीव रेड्डी। कब बने थे राष्ट्रपति भारत में? आइडिया नहीं सर। अच्छा, अभी ओपन स्काई ट्रीटी बहुत चर्चा में है, इसके बारे में जानते हैं? सॉरी सर।
अभी व्हाट्सएप ने अपनी न्यू पॉलिसी लॉन्च की है प्राइवेसी को लेकर के। बहुत शंकाएं हैं लोगों के मन में कि उनकी निजता का जो अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट भी मान चुका है, राइट टू प्राइवेसी, ये क्या है? व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं जिससे इतना भ्रम बन रहा है, लग रहा है कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा? ये कैसे बना है? व्हाट्सएप जो है अपना एक नई पॉलिसी लेकर के आया है, जिसमें कि 2-3 बातें वो मुख्य रूप से कर रहा है। पहली बात तो इसमें यह सर कि यह जो पॉलिसी है इसमें सिर्फ आप या तो आप इसको कंसेंट है एग्री हो सकते हैं, इसको राइट टू रिजेक्ट इसमें ऑप्शन पहला तो नहीं है। दूसरी बात यह सर कि इसमें जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि व्हाट्सएप के जो चैटिंग होती है, अगर किसी बिजनेस मार्केट के साथ में वो चैटिंग की गई, ऐसे ग्रुप बनते हैं जो कि बिजनेस के पर्पज से बनते हैं, तो उनको वो उस डेटा को वो अपने फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है या किसी अन्य थर्ड पार्टी कंपनी के साथ शेयर कर सकता है। तो यह एक प्रकार से सर निजता का हनन है, तो इसको लेकर के विवाद है। हाल ही में बात करके न्यूज यह है सर कि भारत सरकार ने इसके लिए व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है, इस प्रकार का जो भी वो पॉलिसी लाया है इसको वापस। जी बताइए कि आप वेटलैंड का नाम सुनते हैं? आप ये क्या है? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है? आपकी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग। किस प्रकार के म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं और गाना पसंद करते हैं? फिल्मी टाइप की म्यूजिक, जो बॉलीवुड सॉन्ग वही मैं सुनता हूँ। अच्छा, गाते भी हैं? 2 लाइन गाकर सुनाइए। सर ये मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना है, मुकेश जी ने गाया। जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जहाँ कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम बहुत अच्छा गाते हैं आप। ये ठीक है, हम जा सकते हैं। आ जाइए।